हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग और भभुआ स्टडी सेंटर। मैं निधि आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बता रही थी, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। और एक और मैंने देखे यहाँ लिखा है ब्राह्मण समाज। ब्राह्मण समाज इस साम्राज्य इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए, हम जानते हैं कि बौद्धों का जो उदय हुआ था, बौद्ध धर्म का जो उदय हुआ था, वो ब्राह्मण के विरुद्ध में ही हुआ था। यानी ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में ही उसका वेदों के विरुद्ध में, ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध में ही बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बाद मौर्य साम्राज्य आता है। और मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो उन्होंने मौर्य साम्राज्य को एक प्रतिष्ठित साम्राज्य के रूप में मतलब उसको स्थापित किया। और उसके बाद शक्तिशाली शासक के रूप में मौर्य साम्राज्य का आता है अशोक, जिसने न केवल साम्राज्य का विस्तार और विकास किया, बल्कि उसने साम्राज्य को जो धर्म से जोड़ा, अपने धर्म यानी कि बौद्ध धर्म, जो उसका धर्म था, कौन था? अशोक का बौद्ध धर्म। फिर जब बौद्ध धर्म का वर्चस्व इतना बढ़ गया कि फिर ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण धर्म उस पर हावी होने लग गया, बौद्ध धर्म पे। तो पुष्यमित्र शुंग, जिसने मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की, वो एक ब्राह्मण था। यानी कि बौद्ध धर्म का वर्चस्व बढ़ने के कारण ब्राह्मण धर्म के जो सेनापति था, जो पुष्यमित्र शुंग था, वो मौर्य साम्राज्य का सेनापति था। ठीक है, तो उसने बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश, और शुंग वंश एक ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में उभर कर आया। ठीक है, अब देखिए, मौर्य साम्राज्य से पहले मगध साम्राज्य वगैरह छोटे छोटे साम्राज्य थे। ठीक है, उसके बाद जो विशाल साम्राज्य स्थापित होता है वो था मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य के बाद मौर्योत्तर काल, यानी कि मौर्य के उत्तर, यानी मौर्य काल के बाद जो भी साम्राज्य आते हैं, वंश आते हैं, वो मौर्योत्तर काल में आते हैं। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे दो तरह के, मौर्योत्तर काल में दो तरह के साम्राज्य चल रहे थे, एक विदेशी साम्राज्य और एक भारतीय साम्राज्य। तो विदेशी साम्राज्य में कौन कौन से थे? हिंद, यूनानी, पार्थियन, इंडो ग्रीक, ये सारे विदेशी साम्राज्य स्थापित कर रहे थे मौर्योत्तर काल में, मौर्यों के काल के बाद। और भारतीय काल में शुंग, कर्ण, सातवाहन, चेदी वंश, ये सारे भारतीय साम्राज्य मौर्योत्तर काल में उभर रहे थे। ठीक है, और ये सारे कौन थे? बौद्धों के धर्म में, ब्राह्मण धर्म के सपोर्ट में आ रहे थे। ठीक है, ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। तो अब देखिए, हमारा आज है ये शुंग वंश और कर्ण वंश के बारे में जानेंगे। फिर अगले भाग में हम लोग सातवाहन वंश और चेदी वंश के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल के कला, समाज, धर्म के बारे में भी कुछ बातें जान लेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसमें से जो कुछ 2-3 क्वेश्चंस तो कभी कभी पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, जैसे मैंने बता दिया यहाँ ब्राह्मण साम्राज्य का क्या मतलब है, क्योंकि अशोक का जो धर्म था, बौद्ध धर्म, उस बौद्ध धर्म का वर्चस्व काफी बढ़ गया था उस काल में। तो ब्राह्मण साम्राज्य, जो ब्राह्मण पुष्यमित्र शुंग था, वो एक ब्राह्मण था, और उसने ही बृहदर्थ की हत्या कर ब्राह्मण साम्राज्य की उत्पत्ति की। यानी कि शुंग वंश बौद्ध धर्म के बाद ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में आया। तो देखिए, शुंग वंश, ठीक है, संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग, और मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदर्थ। ठीक है, बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। राजधानी पाटलिपुत्र, यानी कि देखिए, मौर्यों की राजधानी उस समय कहाँ थी? जब बृहदर्थ शासक था, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, तो पाटलिपुत्र से फिर विदिशा पे उसने अधिकार कर लिया, विदिशा से संघर्ष किया और विदिशा को जीत लिया पुष्यमित्र शुंग ने। तो उसने अपनी दूसरी राजधानी जो थी वो विदिशा बनाई थी। ठीक है, तो अब देखिए, पतंजलि
पतंजलि जो कि महाभाष्य के लेखक थे, ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पतंजलि किसके दरबार में थे? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में। फिर इनके महत्वपूर्ण घटना इनके शासनकाल में क्या था? विदर्भ के साथ संघर्ष, ठीक है, और हिंद यूनानी शासक मिनांडर के साथ युद्ध, ये महत्वपूर्ण घटना है और इसमें पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई थी। ठीक है, अब देखिए, अवंती पर अधिकार किया, अवंती पर अधिकार कर लिया और अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र कालिदास की रचना है। इसमें क्या है? अग्निमित्र एवं मालविका के प्रेम विवाह का वर्णन मिलता है। तो पुष्यमित्र शुंग के बाद अगला शासक अग्निमित्र होता है और देखिए, पुष्यमित्र शुंग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था और इनके बाद जैसे पुष्यमित्र शुंग का 185 से यहाँ देखिए, ये पुष्यमित्र शुंग का 185 से 151, ठीक है, ईसा पूर्व, इतने समय तक रहे थे। 151 में ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है। तो फिर अग्निमित्र, ठीक है, ये पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, तो वो फिर राजगद्दी पर बैठता है और मालविका अग्निमित्र जो कि कालिदास की रचना है, उससे पता चलता है कि अग्निमित्र एवं मालविका का प्रेम विवाह हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में या यूपीएससी का भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मालविका अग्निमित्र में किसका वर्णन है। ठीक है, तो अग्निमित्र एवं मालविका, और अग्निमित्र शुंग वंश का शासक है। ठीक है, अंतिम शासक देवभूति था। इसके अग्निमित्र के बाद भागभद्र आते हैं, जो कि देखिए मैं आगे बताऊंगी कि भागभद्र के दरबार में ही तक्षशिला यूनानी एंटियाक्लिट्स के राजदूत हेलियोडोरस शुंग के दरबार में आया था। तो किसके दरबार? भागभद्र के दरबार में। तो ये तो खैर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि हेलियोडोरस किसके दरबार में आया था? भागभद्र के दरबार में आया था। और किस वंश के दरबार में, किस साम्राज्य के दरबार में आया था? शुंग वंश के दरबार में आया था। ठीक है, अब देखिए, और इसके अंतिम शासक देवभूति हैं और वैष्णव धर्म का उत्थान। ठीक है, देखिए वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार विकास वर्चस्व जो हम लोग देखते हैं वो गुप्त काल से देखने को मिलता है। ठीक है, गुप्त काल से हमें वैष्णव धर्म का देखता है, लेकिन उत्थान हो चुका था। ठीक है, आरंभ वैष्णव धर्म का, क्योंकि ये ब्राह्मण साम्राज्य के रूप में उभर कर आ रहे थे, ये सारे छोटे छोटे वंश जो थे, तो वैष्णव धर्म का उत्थान यानी आरंभ हो चुका था। ठीक है, मनुस्मृति की रचना का काल भी माना जाता है इसको। फिर मैंने भागभद्र के बारे में बता दिया कि भागभद्र के दरबार में ही हेलियोडोरस आया था। ठीक है, और देखिए अब इसके साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय साक्ष्य, इसके दो मतलब इस वंश को जानने के दो स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और अभिलेखीय साक्ष्य। तो क्या है? पतंजलि के महाभाष्य पुराण, कालिदास की मालविका अग्निमित्र, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान से भी पता चलता है। ठीक है, और उसके बाद है अभिलेखीय साक्ष्य में खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है, देखिए बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि खारवेल जो है वो शुंग वंश का समकालीन था। ठीक है, लेकिन ऐसा मतलब कोई प्रमाण नहीं मिला है कि जो भी प्रमाण मिले हैं वो शुंग वंश के बाद खारवेल का मतलब वंश का जो साम्राज्य था वो बताते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर हाथी गुम्फा अभिलेख और धनदेव का अयोध्या अभिलेख, और धनदेव के अयोध्या अभिलेख में ही पुष्यमित्र शुंग को सेनापति कहा गया है। ठीक है, अब उसके बाद भरहुत और सांची के स्तूपों से कलात्मक विषय की जानकारी मिलती है। तो भरहुत का जो स्तूप है और सांची के स्तूपों के, क्योंकि सांची का जो तोरण द्वार है वो शुंगों के द्वारा ही निर्मित बताया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी जब हम लोग ये साम्राज्य के बारे में पढ़े तो हम लोग इतना जान लेते हैं। जब मैं मौर्योत्तर कला, समाज, धर्म आदि के बारे में बताऊंगी तो इसमें भरहुत और सांची के स्तूपों के बारे में आगे बताएंगे।
तो आप देखिए भरहुत और सांची के स्तूपों से कलात्मक विषय की जानकारी मिलती है। तो भरहुत और सांची में शुंग वंश का भी योगदान था। ठीक है, अब देखिए कर्ण वंश, उसके बाद एक छोटा सा वंश आता है कर्ण वंश। ये बहुत दिनों तक नहीं रहता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए आता है। ठीक है, इसके संस्थापक वासुदेव थे और अंतिम शासक सुशर्मा। बस ये एग्जाम में वैसे इस वंश के बारे में कुछ पूछता नहीं है, लेकिन बस ये संस्थापक वासुदेव और अंतिम शासक सुशर्मा थे। और इनका जो साम्राज्य था, यानी इनके समय में साम्राज्य सिर्फ पाटलिपुत्र तक रह गया था। ठीक है, पाटलिपुत्र तक साम्राज्य रह गया था। अब इसके बाद साम्राज्य आता है, देखिए, सातवाहन वंश और चेदी वंश। ठीक है, जैसे कि खारवेल, चेदी वंश के ही खारवेल थे। ठीक है, और खारवेल जो कि बहुत ही शक्तिशाली शासक के रूप में आया, और उसके बाद सातवाहन, और उसके बाद जो विदेशी साम्राज्य स्थापित होता है मौर्योत्तर काल में, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो अब अगले भाग में हम लोग चेदी वंश और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए ये इतना ही था। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।